गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन के साथ। दोस्तों, जब भी हमारे पास कोई टैलेंट होता है, जब भी हमारे पास कोई पोटेंशियल होता है, तो हमारे सामने दो तरह के ऑप्शन हो सकते हैं। एक तरफ तो एक ऐसा ऑप्शन होता है कि जिसमें हम जिस परिस्थिति से है, हमारे आजू बाजू की जैसी परिस्थिति है, सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति, हमें घर से हमारी इस आर्थिक परिस्थिति से क्या सपोर्ट मिल सकता है, कौन सी वो चीजें जो हमें लगती है जो हमें वहां मिल सकती है और जिसकी वजह से ये टैलेंट, ये पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। तो बहुत बार ये टैलेंट और पोटेंशियल डिपेंड होता है हमारी आजू बाजू की और हमारी इस परिस्थिति के ऊपर। और अगर परिस्थिति अच्छी रही तो ये बाहर हो सकता है और परिस्थिति नहीं अच्छी रही तो नहीं हो सकता। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि परिस्थिति कोई भी हो, आप कहीं भी रहते हो, आपको कोई सपोर्ट हो ना हो, कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी चैलेंज हो, लेकिन वो अपने टैलेंट को, वो अपने पोटेंशियल को, वो अपने चरम सीमा तक लेके जाते हैं। दोस्तों, अभी हमारे भारत देश में लगभग 140 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। बहुत जल्दी हम चाइना को भी पीछे छोड़ दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बनने वाले। और मैं ये मान ही नहीं सकता कि हमारे पास टैलेंट नहीं है। कोई भी क्षेत्र, हम हमेशा ओलंपिक का एग्जांपल देते, लेकिन हर सेक्टर के में अगर आप देखोगे तो हमारे पास हर सेक्टर में बहुत अच्छा काम करने वाले टैलेंट्स हैं। इतना ही नहीं कि ये सिर्फ आबादी की बात नहीं, लेकिन हमारी एक संस्कृति है, हमारी एक मानसिकता है, हमारा एक कल्चर है, जिसका वजह से ऑलमोस्ट हर सेक्टर में हम लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग भी जब स्कूल में होंगे, आपके जो दोस्त लड़के लड़कियां होंगे, तो कई सारी लड़के लड़कियां ऐसी होती कि जिनमें वो टैलेंट होता है। हम देख सकते हैं कि कोई बहुत अच्छा चित्रकार होता है, कोई बहुत अच्छा वक्तृत्व कर सकता है, कोई किसी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा बनता है, कोई एंटरप्रेन्योरशिप में बहुत ज्यादा पैशनेट होता है। और हमें हमेशा लगता है स्कूल में कि ये जो है ना, ये आगे जाके ऐसा करेगा, ये लड़की है ना आगे जाके ऐसा बन सकती है और बनेगी, जरूर बनेगी। लेकिन जब 20-25 साल आप उनको मिलते, 20-25 साल के बाद जब आप उनको मिलते हो, देखते हो, तो बहुत बार ये टैलेंट, ये पैशन, ये जो पोटेंशियल है वो कहीं खो जाता है। और इसका कारण ये है कि हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे परिवार हैं कि जो इस परिवार की सबसे बड़ी जो जरूरत होती है वो है अपने जो दिन के जो चैलेंजेस है, अपना पेट पालना या बहुत बेसिक जो चीजें है, इसके ऊपर ध्यान देना। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग रहते हैं कि कब जाके कब मेरी पढ़ाई खत्म होती है और कब मैं अपने घर के लिए, अपने माता पिता के लिए कुछ पैसे कमा के लेकर, तो ये सबसे बड़ी प्राथमिकता बनती है। और इसी प्राथमिकता के चलते फिर हम लोग ये पूरा जो टैलेंट, ये पोटेंशियल जो है वो हमारा कहीं खो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसमें कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी है जो बिल्कुल इस परिस्थिति से हार नहीं मानते। आप सबने, मुझे पता है कि आप सबने दंगल मूवी देखी होगी। उसमें कोई लड़की जाके ये रेसलिंग करे, ये नहीं होता। एक पिताजी जो हर ऐसी चीजें करते हैं कि जो समाज में किसी ने सोची भी नहीं हो, इसलिए कि उनके बच्चियों का जो टैलेंट है, जो पोटेंशियल है, वो बाहर निकले और वो करके दिखाए और वो करके दिखाते हैं। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में जो रिलीज हुई हॉलीवुड की मूवी किंग रिचर्ड्स, उसमें भी आप देख सकते हैं कि सेरेना विलियम्स और विनस विलियम्स के पिताजी रात भर एक वॉचमैन की ड्यूटी करते थे और दिन भर अपनी लड़कियों को पढ़ाते थे ये टेनिस खेलना। और इसी के साथ उन्होंने, इन दोनों पिताओं ने कोई भी किसी भी परिस्थिति से हार नहीं मानी और इसमें अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, उनका जो पोटेंशियल था, उनका जो टैलेंट था, वो बाहर निकाला। दोस्तों, बिजनेस में भी ऐसा होता है। बिजनेस भी कुछ इस तरीके का ही है। बिजनेस में कोई भी जब शुरुआत करता है तो बिजनेस का एक इंपॉर्टेंट जो फोकस आता है वो होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए बिजनेस शुरू होते हैं और वो बहुत सही है। यानी अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो प्रॉफिट कंपलसरी होना चाहिए, अगर नहीं तो नहीं। तो बहुत सारे लोग फिर इस प्रॉफिट के लिए बिजनेस की शुरुआत करते हैं, लेकिन इसमें से कई सारे लोग इस प्रॉफिट के पीछे इस तरह से लगते हैं कि जिस विजन, जिस मिशन के साथ उन्होंने बिजनेस को शुरू किया होता है,
जो कोड ऑफ कंडक्ट के साथ उन्होंने डिसाइड किया होता है कि हम लोग ये बिजनेस करेंगे, वो बाजू में रख के वो सिर्फ पैसे के पीछे। और बाद में इन सब में उनके सभी जो आयाम्स है, उनके सभी जो कोड ऑफ कंडक्ट है, वो बिल्कुल सब फ्लेक्सिबल वगैरह करके वो प्रॉफिट प्रॉफिट अपने लिए प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। लेकिन ऐसे जगह में कुछ बिजनेसेस ऐसे भी होते हो, कभी भी किसी भी हाल में अपने विजन, अपने विजन मिशन और अपने जो मूल्य है, जो नीति मूल्य है, उसके साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते और बिजनेस करके दिखाते हैं। इसके अलावा कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं कि जो अपने पोटेंशियल को भली भांति जानते हैं, वो अपने पोटेंशियल को, अपनी जो जो हो सकता है उसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कई सारे बिजनेसेस क्या होते हैं कि प्रॉफिट के लिए, कि मुझे जल्दी से जल्दी प्रॉफिट मिले, 2 पैसे मिले, इसकी वजह से वो जो पोटेंशियल हो सकती है उस पोटेंशियल को भी गवा बैठे हैं, उस बड़ी अपॉर्चुनिटी को गवा बैठते हैं। कुछ बिजनेसेस ऐसा नहीं करते, उनको पता होता है कि उनको जाना कहाँ है, और उस विजन, उस मिशन के साथ ही वो बिल्कुल डटे रहते हैं और आखिर तक वहां पहुंचते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है हमारे सामने जो हमको ये अच्छी तरह से सिखाएगी। एक एक बहुत ही जाने माने एक्टर है जिनका नाम है सिल्वेस्टर स्टैलोन। हॉलीवुड के वो एक्टर है, लेकिन पूरी दुनिया में वो जाने जाते हैं। उनकी मूवीज लाइक रॉकी, रैम्बो, ऐसे कई सारी मूवीज हैं और एकदम सुपरस्टार, बहुत चाहते ऐसे वो एक्टर। लेकिन एक समय ऐसा था कि ये इन्होंने कुछ थोड़ा सा काम किया था और एक स्ट्रगलर थे, ना उनके पास कुछ काम था, ना उनके पास कुछ पैसे थे, कुछ भी नहीं था। और वो ज्यादा कुछ भी नहीं था, कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा था। तो उन्होंने उस कंडीशन में एक बार मोहम्मद अली साहब की एक मैच देखी, बॉक्सिंग की मैच, और उनको बहुत अच्छी लगी। फिर उन्होंने मोहम्मद अली साहब की 2-3 जो मैचेस थी वो लाइव देखी, और उनसे वो इतने प्रभावित हो गए कि वो घर जाके उन्होंने 3 दिन 3 रात बैठ के एक उनके ऊपर ऐसी प्रभावित जो हुई, ऐसी एक स्टोरी बनाई, पहला ड्राफ्ट बनाया। और वो स्टोरी, वो मूवी की स्टोरी बना के उन्होंने वहां उस हॉलीवुड में एक स्टूडियो था, वहां वो लेके गए और उन्होंने कहा ये मेरी मूवी की ऐसी स्टोरी है। उनको भी मूवी बहुत पसंद आई, क्योंकि बहुत अच्छी बनाई थी। और उन्होंने उनको कहा कि ये $20,000 लीजिए आप, हम इनके ऊपर मूवी बनाते हैं। लेकिन इन्होंने एक शर्त रखी थी कि ठीक है आप ये मूवी बनाइए, लेकिन इसमें हीरो मैं हूंगा। उन्होंने कहा नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं, ये तो मुमकिन नहीं, हमने ऑलरेडी डिसाइड किया जब पढ़ा है कि हम हीरो करके किसको चुनेंगे। लेकिन ये माने नहीं। अब इन्होंने, ये जो स्टूडियो था, उनको ये कथा, ये स्क्रिप्ट, ये पिक्चर की स्टोरी इतनी पसंद आई थी कि इन्होंने अपने दाम बढ़ाए, अपनी ऑफर बढ़ाई, और वो ऑफर $2 लाख तक लेके गए। इनफैक्ट तब तक इन्होंने अपना हीरो भी डिसाइड किया था, और अब अपने हीरो को भी बताया कि देखो ये ऐसी स्टोरी है, इसके ऊपर हम लोग को मूवी बनानी है। हीरो को भी वो बहुत पसंद आई। तो वो जो स्टोरी थी, वो ड्राफ्ट था, वो आखिर में इन्होंने अपना ऑफर बढ़ा के $3,30,000 बनाया। यानी जो ऑफर पहले सिर्फ 20,000 का था, वो 3,30,000 तक गया, $3,30,000 तक। लेकिन फिर भी ये सिल्वेस्टर स्टैलोन नहीं माने। उन्होंने वो शर्त रखी थी कि मुझे इसमें आप हीरो, अगर मूवी बनानी है तो हीरो करके मैं काम करूंगा। जबकि उनकी परिस्थिति ऐसी थी कि उनके पास कुछ भी पैसे बचे नहीं थे। जब शुरुआत हुई इस चीज की, तब उनके पास सिर्फ $100 थे। लेकिन ये सब जब काम चल रहा था, ये सब हो रहा था, तब उनकी परिस्थिति इतनी खराब हो गई कि उनको खाना खाने के लिए उनको अपने पालतू कुत्ते को बेचना पड़ा। अभी आपको पता है कि हमारे घर में अगर कोई पालतू जानवर होता है, वो घर जैसा ही होता है। अगर उसको भी बेचना पड़ता है तो कितनी कठिन परिस्थिति उनके सामने होगी। और उसके सामने एक ये जो कंपनी है, वो उनको $3,30,000 दे रही है, जो काफी बहुत बड़ी रकम थी उस टाइम में। लेकिन इन्होंने हार नहीं माना, इन्होंने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और इस पूरी लड़ाई में वो आखिर में जीत गए। स्टूडियो बोला ठीक है, आपको लगता है ना, तो हम लोग ये मूवी बनाते हैं, आपको लेके बनाते हैं, लेकिन हम आपको इस स्क्रिप्ट को सिर्फ $20,000 देंगे। और उन्होंने, जब वो पिक्चर चल रही थी, तब उन्होंने हर वीकली सबसे जो लोएस्ट जूनियर जो एक्टर होता है ना, और उसको जितना पैसा मिलता है उतना ही पैसा दिया। यानी पूरी जब फिल्म खत्म हुई, पूरी फिल्म बनाई, तब इनके पास खर्चा बर्चा करके उन्होंने सिर्फ $5,000-6,000 में सिल्वेस्टर स्टैलोन ने वो मूवी बनाई। लेकिन एक बार वो मूवी बनाने के बाद वो कंपनी, जिन्होंने कुछ थोड़े से 2-4, 20, 25, 30 हजार उनको दिए होंगे, उन्होंने
$1 बिलियन इतना बड़ा बिजनेस किया। उस साल की सबसे बड़ी हिट मूवी थी वो रॉकी, उस मूवी का नाम है रॉकी। इनफैक्ट हॉलीवुड का जो ऑस्कर हम लोग बोलते हैं, तो ऑस्कर में बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट फिल्म करके इसको अवार्ड मिला। और उसके बाद सिल्वेस्टर स्टैलोन बने सिल्वेस्टर स्टैलोन। और उन्होंने वो अपना जो पालतू कुत्ता था जिसको $40 में उन्होंने बेचा था, उसी कुत्ते को उन्होंने उसी आदमी से जिसको उन्होंने बेचा था उससे $15,000 में उसको खरीदा। तो ये ऐसी स्टोरी है कि जब आपको पता होता है कि आपका पोटेंशियल क्या है, क्या कर सकते हैं आप, और आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तो आप कहाँ खुद को लेके जा सकते हैं, ये इंस्पायरिंग है। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे बिजनेसेस करते हैं कि जो बिजनेसेस उनका मकसद ही होता है कि इस बिजनेस में पैसा कमाओ और समाज के लिए कुछ करके दिखाओ। कितने लोगों को पता है इनके बारे में, जिनका नाम है नाना शंकर शेठ या जगन्नाथ शंकर शेठ। आधुनिक मुंबई के शिल्पकार करके इनको कहा जाता है। मुंबई में कई सारे वास्तु अगर आप आएंगे और देखेंगे तो ये मैक्सिमम वास्तु के पीछे इनकी कोशिश है, इनका हाथबार है और उन्होंने काम किया है। इनफैक्ट जब भारत में रेलवे आई तो रेलवे की भी जो संकल्पना, रेलवे का भी ऑफिस से लेके सब कुछ इनके लिए भी इन्होंने बहुत सारा काम किया। पहली जो रेलवे भारत में वो मुंबई से ठाणे चली, जिसमें ये थे। जब सती, हिंदू में एक बहुत ऐसा अनिष्ट ऐसी प्रथा थी सती की, तो सती का कायदा जब बंद करने लगे अभी हमारे जो राजा राम मोहन राय उनकी वजह से, तो वो सती का कायदा बंद हो इसलिए विशेष प्रयत्न करके उन्होंने पूरे समाज को समझाया कि नहीं, ये बंद होना चाहिए। उन्होंने जो कॉलेज मुंबई में जिसकी शुरुआत की, एल्फिस्टन कॉलेज, उस कॉलेज में गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के गुरु थे, वो न्यायमूर्ति रानडे, लोकमान्य तिलक से लेके दादा भाई नौरोज जैसे कई सारे लोगों ने वहां से एजुकेशन लिया और बाद में उन्होंने अपने देश के लिए जो कंट्रीब्यूशन किया हमारे सामने है। यहां तक के उन्होंने 1857 में जो उठा हुआ जो हमारा पहला स्वतंत्रता का लड़ा था, इंडिपेंडेंस का जो मूवमेंट था, तो उसमें उन्होंने बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन किया था, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने इनके ऊपर मुकदमा लगा दिया। लेकिन इनको अंग्रेजों को कुछ सबूत नहीं मिले, इसलिए उनको छोड़ना पड़ा। तो ये थे जगन्नाथ शंकर शेट्टी, ये थे नाना शंकर शेट्टी, जिन्होंने पूरी जिंदगी भर जो भी कमाया वो अपने देश के लिए उन्होंने अर्पण किया। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि पिछले सेंचुरी में 100 सालों में सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट कौन है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फिलैंथ्रोपिस्ट होता क्या है। फिलैंथ्रोपिस्ट यानी वो आदमी जो समाज के लिए कंट्रीब्यूट करता है, समाज के अच्छाई के लिए अपना खुद ने जो पैसे कमाए हैं वो देता है। तो पूरी दुनिया में एक सबसे रिस्पेक्टेड एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है हुरून। इस हुरून ऑर्गेनाइजेशन ये हमेशा इसके बारे में एक यादी प्रकाशित करती है, कुछ अलग अलग स्टैटिस्टिक्स देती है दुनिया को, और वो रिस्पेक्टेड स्टैटिस्टिक्स होती है। उन्होंने अभी हाल ही में बताया है कि पूरी दुनिया में पिछले सेंचुरी में सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट, सबसे बड़ा बिजनेसमैन, मैक्सिमम में फिलैंथ्रोपिस्ट बिजनेसमैन के बारे में ही बोलते हैं, बिजनेसमैन को बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। तो सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट अगर पूरे पिछले सेंचुरी में अगर कोई था तो वो थे जमशेदजी टाटा। क्या आप सोच सकते हैं? उस देश का आदमी, उस देश का बिजनेसमैन, जो देश जिसके पूरे सेंचुरी में 100 साल में से आधा टाइम तो हम गुलामी में थे। 1947 में जब अंग्रेज हमको छोड़ के चले गए तब उन्होंने क्या हालत करी, कैसे बंटवारा करके दिया, ये हमारे सामने है। ऐसी परिस्थिति में एक आदमी बिजनेसमैन बनता है और दुनिया का सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट, सबसे बड़ा दानशूर व्यक्ति बनता है। और इसमें देख सकते हैं कि इस लिस्ट में सब कुछ है, सभी लोग हैं। वो बिल गेट्स से लेके आप देखेंगे वॉरेन बफे है, फोर्ड है, सभी लोग हैं। और इसमें से नंबर 1 है जमशेदजी टाटा। दोस्तों, एमसीएल का जो विजन है, एमसीएल एक विजन, एक मिशन और एक सोच के साथ, एक फिलोसफी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। हम किसी भी हाल में हम इस चीज को हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग प्रॉफिट करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, और सबसे बड़ी कंपनी बनाएंगे, सबसे बड़ा प्रॉफिट करेंगे, वो तो है। लेकिन हम अपनी चीज को वो उसके लिए हम किसी भी चीज को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम जानते हैं कि हम जब मिलके काम करेंगे, जब बिजनेस करेंगे, तो कितने बड़ी संस्था का हम लोग निर्माण कर सकते हैं, हम अपने देश को कहां लेके जा सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि हम अपने देश को दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना सकते हैं। अभी पिछले
हफ्ते कुछ दिन पहले ही एक बहुत अच्छी बात हुई कि हम दुनिया की सिर्फ 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बने। हमारा जो जीडीपी है वो अभी बन गया है $3.89 ट्रिलियन और पूरे दुनिया का वो 3.5% इतना है। लेकिन इस पूरे लिस्ट में नंबर 1 पे जो है वो अमेरिका, उसका जो जीडीपी है वो 26.69 ट्रिलियन डॉलर इतना है, वो और पूरी दुनिया का 24% से ज्यादा है। यानी अपने भारत से वो 5-6-7 गुना ज्यादा है। अगर चाइना देखेंगे तो चाइना दूसरे नंबर पे है, उसका जीडीपी है वो 21.86 ट्रिलियन डॉलर है और उसका शेयर ऑलमोस्ट अभी 20% बन रहा है। दोस्तों अभी इन दोनों देशों के साथ अगर भारत की तुलना करें तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि भारत जिसमें उनसे कम हो। इनफैक्ट भारत के पास जितने रिसोर्सेज है वो कई ज्यादा है। मैंने कई बार आपको बताया है कि अगर खेती की बात करें तो खेती में हम अमेरिका, चाइना इनसे कई आगे हैं। कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज लीजिए आप, नदियों से लेके मिट्टी से लेके हर चीज में हम बहुत बहुत बेहतर इन दोनों से। और अगर ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स, ये नेचुरल रिसोर्स में तो हम लोग बेहतर है ही, ह्यूमन रिसोर्स में भी अगर आप देखोगे तो नासा से लेके सिलिकॉन वैली से लेके आज बड़ी बड़ी जो कंपनियां उनको चलाते हैं भारतीय। तो ऐसे कोई भी चीज नहीं है, अगर कंपेयर करेंगे तो हमारा जो पोटेंशियल है वो बहुत बेहतर है। और दोस्तों ये चीज जो है ना, ये टारगेट की बात नहीं है। मैं आपको टारगेट नहीं बता रहा हूं कि 30%, 35% हमें दुनिया का जीडीपी बनाना है। ये टारगेट की बात है, ये नेचुरल पोटेंशियल है। ये कुदरत ने जिस तरह से भारत को तैयार किया है, ये हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक, ऐसा मुझे हमेशा लगता है कि अपने हाथों से भारत को निर्माण किया गया है। ये जो नदियां है जिनको हम माता कहते हैं, ये जो मिट्टी है, ये जो किसान है, हमारी इतनी बड़ी ताकत, ये सब हमारा नेचुरल पोटेंशियल कि अगर इनको सही तरीके से हम लोग काम करें तो हम लोग दुनिया के 30 से 35% इतना जीडीपी बनाएंगे। हर तहसील में 3,000 करोड़ का रेवेन्यू, माल तैयार करना है और उसको बेचना है। जब 3,000 करोड़ का माल तैयार करेंगे तो उसकी जीडीपी 30,000 करोड़ की बन सकती है। और दोस्तों कि इसके लिए क्या स्टैटिस्टिक्स है, क्या कितनी मिट्टी, कितनी जमीन है, कितनी एग्रीकल्चर हो सकती है, ये सब हमने कई बार डिस्कस किया है। लेकिन इसके अलावा शायद आपको लगता होगा कि कई सारे ऐसे प्रदेश है कि जहां इतनी खेती नहीं हो सकती। राजस्थान है, नॉर्थ ईस्ट है, कश्मीर है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि ऐसी कई सारी चीजें जो सिर्फ भारत में होती है। हैंडीक्राफ्ट ऐसी चीज है जो सिर्फ भारत में होती है। राजस्थान जाना जाता है इस हैंडीक्राफ्ट के लिए। कश्मीर में जो पश्मीना शाल अगर आप देखोगे तो लाखों तक उसमें लोग लाखों तक उसको बेचते, पैसे देते उसको। हिमाचल प्रदेश, कश्मीर में जिस क्लाइमेट में जिस तरह की कालीन तैयार होती है, बाकी के फैब्रिक्स तैयार होते हैं, वो सेम तरह का क्लाइमेट यूरोप में हो सकता है, यहां तैयार करके वहां बेच सकते हैं हम लोग, जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगी, जो पूरी तरह से, और जो केमिकल से जो केमिकल से बनती है ये सब चीजें, उनसे ये अस्थमा और कई सारी बीमारियां वहां होती है जो यहाँ नहीं होगी, इससे नहीं होगी। तो कई सारा पोटेंशियल हमारे हर चीज में है और इसकी डिटेल प्लानिंग हम लोग हर तहसील में, हर ग्राम पंचायत लेवल से करेंगे तो हम अपने हर तहसील में ये जो हमारा लक्ष्य है इसको पाएंगे। अभी इंडिया और चाइना का ट्रेड भी अगर आप देखोगे तो भारत चाइना को जितना माल बेचता है ना, उससे 5 गुना ज्यादा चाइना हमको बेचता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जो हम चाइना को बेच रहे हैं उसमें से मैक्सिमम चाइना हमसे क्या खरीदता है, तो ये हैंडीक्राफ्ट। तो बात ये नहीं है कि हम जो उत्पादन बनाएंगे उसको मार्केट है कि नहीं, बात है एक विश्वास तैयार करने की, बात है एक ब्रांड तैयार करने की। दोस्तों ब्रांड यानी विश्वास। अगर आप मर्सिडीज ले रहे हो, BMW ले रहे हो, तो आपको देखने की जरूरत है कि उसका इंजन कितने सीसी का है, उसमें सेफ्टी फीचर्स क्या है, उसमें लग्जरी होने वाली की नहीं, टॉप क्लास की होने वाली। जो कुछ आप सोचते हो गाड़ी के बारे में, जो बेस्ट आपको चाहिए ना वो उनमें मिलेगा। एप्पल का अगर आईफोन 14 आता है, आईफोन 15 आता है, तो उनको बताने की जरूरत है कि हमारे इस आईफोन में ऐसे ऐसे फीचर्स होने वाले। आपको पता है कि आईफोन जब कुछ नया लेके आएगी तो कुछ बेहतर ही होगा, जो पूरी दुनिया से अलग होगा, नेक्स्ट होगा, और लोग खरीदती है, लाखों रुपया पे करती है। एमसीएल भी जब कोई बात करेगी, लोगों के सामने रखेगी, तो पहली कुछ बार लोग हमारे ऊपर भरोसा रखेंगे, ट्राई करके देखेंगे, चलो देखते हैं।
लेकिन जब एमसीएल का कोई भी ऑर्गेनिक चीज अगर करेंगे तो उसमें बिल्कुल केमिकल नहीं होगा। अगर इस हमारे कोर वैल्यू से अगर हम लोग बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो बाद में कुछ दिनों बाद विश्वास बन जाए कि अगर एमसीएल कोई बेचेगी, एमसीएल को इससे कुछ हम खरीदेंगे तो वो 100% ऑर्गेनिक होगा, तो वो 100% इको फ्रेंडली होगा। कोई भी चीज एमसीएल ऐसा नहीं तैयार करेगी जो एनवायरनमेंट और बाकी चीजों को कुछ धोखा या प्रदूषण करेगी। ये तैयार करना आज की बहुत जरूरी चीज है, और इसके लिए हम सभी लोग जब एक छत के अंदर ये सब काम करेंगे तब एक बहुत बड़ा ब्रांड की निर्माण हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं। हमने देखा कि जैसे मैडम ने भी अभी कहा और हम लोग सभी जानते हैं कि इस 400 सालों में अंग्रेजों ने किस तरह से हमें लूटा है, आर्थिक भी लूटा है, मानसिक लूटा है, सभी तरह का लूटा है। और हम हमेशा ये भी कहते हैं ना कि देयर आर ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2 जो अभी मार्केट में है, लेकिन वो एक्चुअली किस तरह से काम कर रहा है और किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2 उनका काम करने का तरीका और देश को आज लूट रहे हैं, ऐसा इसके बारे में बहुत बड़ा लेख, बहुत बड़ा आर्टिकल Naukri.com करके एक स्टार्टअप है, अगर आपको पता है तो Naukri.com, उसकी जो मेन फाउंडर है जिनका नाम है संजीव बिखचंदानी, इन्होंने आर्टिकल लिखा है, पूरे डिटेल में लिखा है, और उनके साथ कई सारे लोग हैं जिन्होंने उनको उनकी चीजें उन्होंने ली है। आप देखोगे कि तो उन्होंने लिखा है कि नए जो स्टार्टअप है इंडिया में, ये अभी नया तरीका है भारत को लूटने का। अभी जिस तरह से आप ये इनकी इक्विटी देखोगे, तो मैं तो बार बार बताता रहता हूं, लेकिन आप भी अगर देखो तो इक्विटी यानी पूरी तरह से 100% इनके पास आज गई है। पहले क्या होता था कि भारत को बोला जाता था कि वो ब्रिटेन की कॉलोनी है, उस तरह से आज जो कॉलोनी करके काम कर रही वो है अपनी भारत की स्टार्टअप्स। अब ये स्टार्टअप्स क्या करती है, तो ये बताते हैं कि ये स्टार्टअप्स इस तरह से बिजनेसेस कर रही है कि जिस बिजनेस में भारत का मार्केट है, भारत के कस्टमर्स हैं, भारत के लोग यहाँ उस कंपनी को डेवलप करते हैं, भारत के लोग यहाँ काम करते हैं उस कंपनी में, तब जाके माल का उत्पादन होता है। सब कुछ हम लोग अपने लेवल पे कर रहे हैं इस स्टार्टअप्स में, लेकिन 100% ओनरशिप है फॉरेन्स की। ये ओनरशिप क्या है, सिर्फ प्रॉफिट की नहीं, तो ये बिजनेस करते समय जो भी हम लोग रिसर्च डेवलपमेंट करते हैं, जो भी आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या पेटेंट हम लोग बोलते हैं, वो डेवलप करते हैं, पूरा डेटा कस्टमर्स का, लोगों का, सब कुछ वो भी उनके पास चला जाता है। 100% उनको ओन करते वो लोग, और एक नया तरीका उनका काम करने का। वो कहेंगे, आपके पास आएंगे और कहेंगे आपको कितना पैसा चाहिए, कैसे चाहिए, और हमारा नाम भी आपको मिला तो कितना आपका बड़ा आप आगे जाएंगे, ऐसा 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 आपको बताएंगे, आपको पैसे देंगे, और कहेंगे कि आपको अपना ये ऑफिस सिर्फ इंडिया से निकल के आप एक हांगकांग, न्यूयॉर्क, सिंगापुर ऐसा कहीं तो आप शुरू करिए। तो भारत में क्या होता है कि ये भारत बाहर की कंपनी की सब्सिडरी करके वो यहाँ के लॉज जो है उसको भी फिर उनको मानने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनका एक अलग एफडीआई और बाकी चीज की अलग होती है। तो इस तरह से आज की तारीख में ये सभी स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, और इस तरह से बाहर की कंपनियां भारत को निचोड़ रहे हैं। इनफैक्ट अभी डिटेल में जाओगे, डिटेल में पढ़ाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये काम हो रहा है। दोस्तों, आज आप सभी को मेरी सूचना है और विनती है, आपको किसी को भी इस जाल में नहीं फंसना है, इस ट्रैप में नहीं फंसना है। ये लोग क्या करते हैं, जब भी ऐसी कोई कंपनी, अगर सिंगापुर बेस्ड कोई कंपनी बनाई या न्यूयॉर्क बेस्ड कोई कंपनी है जो ये सब काम करने वाली है, तो ये प्रॉपर न्यूयॉर्क में इंडियन दिखने वाली कंपनी बनाएंगे, नाम भी वैसे बनाएंगे, जो मेन चीफ फाउंडर होगा, जो कुछ होगा वो भी कोई भारतीय होगा, कोई एक शाम गोलक वहां होगा जो आएगा, जो आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई बाहर की कंपनी जो हमको पैसा दे रहे और ये सब कुछ हो रहा है, और ये आपको आपसे सब वो एग्रीमेंट में लिखवा लेगी। दोस्तों, जब आने वाले दिनों में हम एक बहुत बड़ा काम करने वाले, ईप का ये काम करने वाले भी कई सारे ऐसी लोग आपके पास आ सकते हैं और आपको बता सकते हैं, आपको ऐसा कुछ बुल दे सकते हैं कि पैसा लीजिए, ऐसा कीजिए, हम लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और आज हमेशा के लिए हमें गुलामी की ओर लेके जा सकते हैं, जैसा अंग्रेजों ने किया, और आज भी ऐसा हो रहा है। आज वो अभी Naukri.com के अगर आप सीईओ का पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कैसी मोडस ऑपरेंडी है। 94-95 के बीच में प्रॉपरली उन्होंने तैयार की हुई जो चीज है, जो आज हमारे यहाँ इंप्लीमेंट हो रही। मैं ज्यादा डिटेल में उसमें नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन आपको एक बात करना है, आपको हमेशा
अपने देश का, अपने राज्य का, अपने तहसील का ख्याल रखना है। हमारा सबका एक ही मिशन है कि हमें अपने तहसील को एक स्वराज्य में तब्दील करना है। एक ऐसा राज्य कि तहसील में कोई भी चीज हो, कोई भी जरूरत हो, तो हम लोग मेहनत करेंगे और उसको पूरा करेंगे। अगर उस तहसील को चलाना है, तहसील को कुछ करना, तो हमारे जो लोग हैं, हमारे जो किसान हैं, हमारे उस तहसील के लोग, वो उसमें रहेंगे, हमेशा आजाद रहेंगे, हमेशा उनका फ्यूचर उनके हाथ में रहेगा। कोई भी बाहर का लोग, कोई बाहर की कंपनी उनको डिक्टेट नहीं करेगी। बस इसको आपको हमेशा याद रखना है। और हमें, हमारी पूरे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें अपने देश को एक बहुत बड़ा ब्रांड करके दुनिया के सामने पेश करना है। और इसमें आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं करूंगा, उसके बारे में आप बिल्कुल चिंता मत करिए। फंडिंग होगी, बाकी कुछ होगा, मैं सब करूंगा। आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तहसील की, वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो, तहसील में रहने वाले सभी फैमिलीज वो आपके ऊपर डिपेंड है, ऐसा समझिए आप। सभी जो किसान है, सभी आने वाले जब बच्चे अभी पढ़ रहे हैं स्कूलों में, ये सब आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसा समझिए आप। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको भली भांति हमें अभी आखिरी सांस तक करनी है। बिजनेस दोस्तों, अभी पिछले 4 हफ्तों से, हमने आज चौथा सेशन है, और मैंने कहा कि हम एक नए पर्व की हमने शुरुआत की, बिजनेस का पर्व, माल तैयार करना और बेचने का पर्व। वो आपको लगता होगा कि नहीं, इसमें क्या है, तो 100% एमवीपी करना है और 100% सैटिस्फैक्शन उतना ही करना है क्या, वही टारगेट है क्या? तो दोस्तों, वो टारगेट बिल्कुल नहीं है। वो इसके लिए है कि आपका तहसील हमेशा आपके हाथों में रहे, आपके कंट्रोल में रहे। कोई भी कंपनी हमारे तहसील में आके बिजनेस ना कर पाए, उसके लिए वो सब रचना है, उसके लिए वो सब मेहनत है जो आज की तारीख में हम लोग कर रहे हैं। बिजनेस का टारगेट क्या है? तो दोस्तों, बिजनेस का टारगेट है कोयला। आज कोयले में अगर आप देखोगे तो हमारे देश में कोयला कितना इस्तेमाल होता है, तो 950 से लेके 970 मिलियन टन। तो 970, 980, कभी 1000 के आगे भी चला जाता है। तो उसको अगर दिन में आप कन्वर्ट करेंगे तो हर दिन का हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो है 3 मिलियन टन। हर दिन को कोयला हम इस्तेमाल करते हैं, उसको जलाते हैं। 3 मिलियन टन का मतलब है 30 लाख टन दिन का कोयला हमको लगता है। और गवर्नमेंट ने 2015 के बाद, 2015 में जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ और सब देशों ने कसम खा ली कि हमें अभी बस इसको, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, और नंबर 1 कुछ है तो कोयला। तो उसके बाद हमारे यहां भी गवर्नमेंट के रेगुलेशन आया कि हम इस कोयले में कंपलसरी 5% हम लोग ब्लेंडिंग करेंगे बायोकोल की। और अभी पिछले साल 21 में तो 10% बढ़ाया है। और एक बार आपने एग्रीमेंट किया तो एग्रीमेंट भी 25 साल का किया है। तो आज गवर्नमेंट ने तैयार किया हुआ जो मार्केट है इस चीज का, जो हम लोग तैयार कर रहे हैं, वो है 3 लाख टन पर डे। टोटल कोयला कितना लगता है? 30 लाख टन पर डे। गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट के रेगुलेशन से कितना हमें उसका इस्तेमाल करना है? 3 लाख टन पर डे। और जो हमारा पहला स्टेप है जो हमें करना है सबको मिलके, वो है कि हमें 30,000 टन माल तैयार करना है और उसको बेचना है। ये हमारा पहला स्टेप। यानी पूरी जो कोयले की जरूरत है उसका 1% की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ। तो ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों? कितने प्रोजेक्ट लगाने पड़ेंगे? एक हमारा जो प्रोजेक्ट है उसमें 100 टन आने वाला है और 30 टन जो कोयला है वो तैयार होने वाला है। तो 30 टन कोयला एक जगह से, एक फैक्ट्री से अगर तैयार होगा, तो ऐसे हमारे 1000 प्रोजेक्ट लगेंगे, तब जाके 30,000 टन माल हर दिन हम लोगों को बेच पाएंगे। और वो गवर्नमेंट ने जितना करके दिया है, जो रखा है, उससे उसका सिर्फ 10% है। तो सोचिए, जब 3 लाख टन जब गवर्नमेंट ने बोला है कि ये आपको इस्तेमाल करना है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, तो उसके लिए 10,000 प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। इसमें बहुत बड़े बड़े प्लांट नहीं लगे, यही जो 100 टन का जो है ना, वही साइज है। इतना बड़ा रॉ मटेरियल लेके हम लोग बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं लग सकते, यही साइज है जिस साइज के ऊपर हम लोग काम करने वाले। तो जो आज हमारे सामने मार्केट है वो 10,000 प्लांट का है। लेकिन दोस्तों, जो हमारी सोच है वो नेक्स्ट है, वो अलग है। हमें ब्लेंडिंग नहीं करने 2%, 5%, 10%। हमारा तो मिशन है कि पूरे 100% हमको इस कोयले को रिप्लेस करना है हमारे एम कोल के साथ, 100%। क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है। आज पूरी दुनिया को जो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, नंबर 1 दुश्मन अगर कुछ है
60% कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी वजह से आज तैयार हो रहा है पूरी दुनिया में, वो है कोयला। कोयले के बारे में मुझे लगता है कि मैंने 2 सेशन लिए ऑल अबाउट कोल करके, एक बार मैं फिर से लूंगा आप सबके लिए, और मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से कोयला पूरी दुनिया को जला रहा है। और कोयला इस्तेमाल करना पड़ता है क्योंकि इस इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो उससे अभी दूसरा इतने बड़े लेवल पे कोई ऑप्शन नहीं दूसरा। लेकिन हमें अगर दुनिया को बचाना है तो हमें इस कोयले को रिप्लेस करना पड़ेगा हमारे एम कोल के साथ। पूरी दुनिया में लोग इतने सीरियस है कोयले के बारे में। यानी मैं आपको बता दूं कि 2015 के बाद अभी हमने क्या किया, भारत की परिस्थिति मैंने आपके सामने रखी कि भारत में कितना जो पोटेंशियल है वो गवर्नमेंट ने करके दिखा है। लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है आप देखिए, दिसंबर 2015 में ये एग्रीमेंट हुआ, दुनिया में सभी देशों ने साइन किया, सिर्फ 4 देश, छोटे छोटे 4 देश छोड़ के। अभी जब दिसंबर में साइन हुआ ये दिसंबर 2015, सिर्फ 1 महीने के बाद अमेरिका ने अपने देश के सभी जो कोयले के प्लांट है उसके सभी जो परमिशन वगैरह सब बंद कर दी। जो प्रोसेस थी वो भी पूरा हॉल्ट कर दिया कि आगे अभी कोई भी कोयला बेस्ड प्लांट चलेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं अपने देश में। 7 मार्च में जेपी मॉर्गन, दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था है, उन्होंने पूरा फंडिंग बंद कर दिया कोयले के ऊपर कि हम किसी भी कोयले के प्रोजेक्ट को हम लोग पैसा ही नहीं देंगे। 1 अप्रैल को सऊदी अरेबिया ने प्लान बनाया, घोषणा की कि आगे हमारी पूरी देश की इकोनॉमी चलेगी जो किसी भी फॉसिल फ्यूल के ऊपर आधारित नहीं होगी। 6 अप्रैल को यूरोप के जितने भी देश थे उसके 25% देशों ने उन्होंने बोला कि यस, हम आज से कोयला खत्म करने की ओर जा रहे हैं। यूके ने कुछ दिन ऐसे गुजारे थे कि जिसमें पूरा कोयला उन्होंने कुछ इस्तेमाल नहीं किया। क्यों कोयला 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 बोल रहे हैं लोग? क्योंकि कोयला सबसे बड़ा दुश्मन है हमारी पूरी इस एनवायरनमेंट का, दुनिया का। सब लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। पिछले साल अभी कुछ महीने पहले नवंबर में जो संयुक्त राष्ट्र संघ की परिषद हुई COP26, उसमें भी एक ही फोकस था, कोयलों को बैन करना। और पूरी जो महीना भर वो परिषद चली उसमें वही हो रहा था। आखिर में आखिरी दिन चाइना और भारत ने फेज आउट के जगह फेज डाउन पे साइन की, तो वो हुआ नहीं। ये तो पूरी दुनिया में ये अमल ये होती थी, ये एग्रीमेंट होता था कि पूरी दुनिया में अभी कोल धीरे धीरे करके इसमें बंद हो जाएगा। तो इस तरह से लोग कोयले के ऊपर काम कर रहे हैं। और आपको पता नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में कोयले के अगेंस्ट एक आंदोलन चालू है। ये COP26 जब होनी थी नवंबर में, उसके 6 महीने से पहले तो वहां जहां वो चल ग्लासगो में होने वाला था, वहां बहुत बड़े बड़े आंदोलन होते थे। आज भी कोयले के लिए बहुत बड़े आंदोलन पूरी दुनिया में हो रहे हैं। और ये सिर्फ दुनिया की बात नहीं, अपने देश की भी अगर बात करें तो अपने देश में तो गोवा में देखोगे तो पूरा गोवा भी खड़ा है कि हमें कोयला नहीं चाहिए कर। अगर हमारे देश में देखोगे तो कई सारे जगह पे जहां अभी कोयले को तैयार करने के लिए कोयले की माइनिंग कर रहे हैं, अपने जंगल को बर्बाद कर रहे हैं, हर जगह ऐसे आंदोलन चालू है। इनफैक्ट कई सारे आंदोलन में तो बाहर के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। दोस्तों, आसाम में भी ये जो पटकई है इसके अगेंस्ट यहाँ एक बहुत बड़ी अभी माइनिंग शुरू हो रही है, कर रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट भी कई सारे लोग खड़े हैं। यार ये सभी लोग जो अब आज काम कर रहे थे, तो बहुत भयानक परिस्थिति नहीं, इसलिए लोग अपना काम न छोड़ के ये आंदोलन में आ रहे हैं। इससे कई सारे एक ट्री, एक पूरा पेड़, कितने सारे जो की दुनिया होती है, मैंने बहुत बार आपको बताया, तो कितनी बर्बादी हो रही है। तो जब हमें ये काम कर रहा है बायोकोल जब तैयार करना बेचना है, एक बहुत अच्छा काम हम लोग पूरी दुनिया के लिए कर रहे हैं। और अगर मैं मार्केट की बात करूं तो दोस्तों, मार्केट में अगर आप आज की तारीख में जब पूरी दुनिया नहीं बोल रही है कोयले को, तब है मार्केट 8,000 मिलियन टन का, यानी 80,000 लाख टन साल का, दिन का 222 लाख टन। ये आज का रिक्वायरमेंट है जब पूरी दुनिया ना बोल रही है कोयले को। मोमेंट अगर हमने इसके ऊपर एक बहुत अच्छा ऑप्शन दुनिया के सामने रखा, बोला कि नहीं देखो ये आप इस कोयले को, ये कार्बन निगेटिव ऐसा कोयला है जिससे कोई पेड़ कोई जंगल हमें तोड़ना नहीं है, तो आपको पता है ये मार्केट कहां चली जाएगी? ये 15,000 20,000 मिलियन टन हो सकती है पर साल की। और जब इतने बड़े लेवल पे मार्केट हमारे सामने है, तो आपको पता है कि हम लोग हमारे सामने हमारे पूरे परिवार में जितनी भी आज हमारे किसान है, उद्योजक है, MVP है, चैनल पार्टनर है, सबके लिए कितना बड़ा मौका है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
जो हमें करनी है। एक तरफ से दुनिया बचाने का एक बहुत अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं, ऊपर से अगर बिजनेस की इसमें देखिए तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यानी आप अगर कैलकुलेशन देखोगे तो आपको पता चलेगी कि यही अगर काम हम लोग ठीक से करें तो हम लोग बहुत नजदीक आ जाएंगे। यानी मीथेन तैयार करेंगे, बेचेंगे, और बाकी की कई सारी चीजें बेचनी है। जब मैं कहता हूं 30%, 35% जीडीपी तैयार करनी है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा उसको सपोर्ट है, बहुत बड़ी बहुत एक स्ट्रॉन्ग बेसिस पे मैं ये सब बात करता हूं। लेकिन मैं आपको बोलता कि अगर दुनिया के लिए 20% कोयला हम लोग मिलकर अगर निर्माण करेंगे भारत में और उसको बेचेंगे ना, तो आपको पता नहीं हम लोग अपनी इकोनॉमी को कहां लेके जाएंगे। आपको सिर्फ एक काम करना है। देखो ये काम जो है, ये काम मैंने हमेशा कहा है कि एक बार वो बायोमास के ऊपर ये बाकी कंपनी आ गई तो ये वही काम करने वाले जो अभी हो रहा है अपने स्टार्टअप्स के साथ। आपको अपने देश के साथ, अपने मिट्टी के साथ हमेशा कमिटेड रहना है। देश के साथ कमिटेड होना यानी अपने देश में, अपने अपने तहसील में, अपने गांव में जो लोग हैं ना, किसान लोग, उनसे एकनिष्ठ रहना। कभी भी किसी भी हालत में उनसे धोखा नहीं करना। आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा उनकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, और उस तरह से एकदम ऑनेस्टली हमें काम करना है। और बस अभी इसको तैयार करते हैं और दुनिया को बेचते हैं। अभी तक जो कुछ हो रहा है ना, मैं ट्रेड वगैरह उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आज अभी इसके आगे ये जो नए पर्व की हम लोग शुरुआत की है, इसकी शुरुआत ऐसे करेंगे। जाओ, मैं तो बोलता हूँ आपके जितने भी कॉन्टेक्ट है, जैसे भी आप जरा बात तो करो, तो आपको पता चलेगा पोटेंशियल क्या है। आपने अभी तक हमारे कितने सारे जो तहसील के एमपीओ, आपने आजू बाजू के प्लांट्स देखे जो कोयले के ऊपर है, और वो आपको पता चला कि दिन की रिक्वायरमेंट इतने हजारों टनों की है। लेकिन आप जरा बाहर भी जाके जितने भी आपके जो कनेक्शंस है उनसे बात कीजिए, उनको बोलिए कि उतने ही कैलोरीफिक वैल्यू का हम लोग कोल तैयार करके देंगे और इतनी बड़ी मात्रा में करेंगे, तो अब आपको पता चलेगा इसकी पोटेंशियल क्या है। और दोस्तों, एक प्लांट का इंपैक्ट क्या होता है ना, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लांट है क्या। तो हमारा एक प्लांट 100 टन इनपुट देगा और 30 टन कोयला तैयार करेगा दिन का। तो अगर वो काम करेंगे तो हम किसानों को हर दिन, मैं अभी ऐसा सोचता हूं कि तहसील में अभी एक ही प्लांट हम लोग है अपने पास, चलो, तो उस तहसील में आप अपने किसानों को हर दिन 1 लाख रुपया कमा के दे रहे, जो साल के बनने वाले 360 लाख, 3 करोड़ 60 लाख रुपए आप किसाने के हाथ में दे रहे हैं। वो आगे बढ़ के कैसे बनेगा वो तो बाद में मैं बताऊंगा। जो एमवीपी इसके ऊपर काम कर रहे हैं एक प्लांट के ऊपर, सिर्फ उनका जो इनकम है वो कम से कम 36 लाख साल का है। इस बायोमास के, और सिर्फ बायोमास के बेसिस पे जो गांव में जो लोग रहते हैं, जो गांव में जो हमारी सोसाइटी समाज है, उसके लिए हम कितना सीएसआर देंगे, तो वह 7,20,000 रुपए एक प्लांट के ऊपर। आप जो मेन हो, जो तहसील के प्रमुख हो, आप जब एक काम करोगे, बायोमास की सिर्फ मैं बात कर रहा हूं, आपका इनकम है 3,60,000 रुपए साल का, जब 100 टन माल हर दिन आता है और उसको प्रोसेस करके हम लोग एमकोल बना रहे हैं। लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है, जिसमें आपका 10% प्रॉफिट है, तो आज की जो कैलकुलेशन जिस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, देखो हर तहसील में परिस्थिति अलग अलग होगी, कटिंग का कॉस्ट अलग होगा, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होगा। जब करेंगे तो हमें एक्चुअल में पता चलेगा। लेकिन जो ऑन एन एवरेज हमने देखा है, तो उस 10% से 20 से 25 लाख रुपए साल का आपका इनकम होगा। यानी ये 20-25 लाख और वो 3-3.5 लाख मिलके 25-30 लाख तक आपका इनकम एक प्लांट से होने वाला है आने वाले दिनों में। इसके अलावा हम लोगों के लिए, अपने तहसील के लिए भी एक सीएसआर रख रहे हैं। देखो जो बायोमास तैयार कर रहे हैं उसके ऊपर 7,20,000 हम लोग दे रहे हैं, वो छोड़ के किसान जो हमें नेपियर ग्रास तैयार कर रहे दे रहे हैं बायोमास, वो छोड़ के अगर जब फैक्ट्री में बायोकोल तैयार करेंगे और माल बेचेंगे, और जो प्रॉफिट हमें मिलेगा उसमें से जो तहसील के लिए हम लोग देंगे वो 15 लाख 20 लाख से भी ज्यादा हो सकता है। दोस्तों आपको पता है कि ये 15 लाख कितना इंपॉर्टेंट हो, तो सिर्फ एक प्लांट से अगर हम लोग हर साल को 15 लाख देंगे। कल ही मैंने एक न्यूज देखी मैंने टीवी में कि महाराष्ट्र में यवतमाल में एक जगह लोग शव लेके नदी से जा रहे, पानी से जा रहे, रास्ता ही नहीं है, और एक जगह पे नहीं है। मैंने देखा है, मेरी जो मैंने काम किया है मुंबई के बाजू में रायगढ़ में भी ऐसी परिस्थिति थी, जब मिलके हमने फिर एक रास्ता बनाया।
आपके आजू बाजू अगर देखो तहसील में, तो कई सारे ऐसी जगह होगी कि जहां दफन भूमि नहीं है, अंत्यविधि के लिए लोगों को वो जगह नहीं। उससे भी डरावनी चीज मैं आपको बोलता हूं कि यही विदर्भ में अमरावती में मेलघाट करके एक प्लेस है, जगह है, 100% आदिवासी है। पिछले महीने वहां क्या न्यूज देखी जो बहुत डिस्टर्ब करने वाली थी, कि वहां बाल मृत्यु का जो प्रमाण है वो बढ़ गया है। बाल मृत्यु, बच्चे भूख से मर रहे हुआ, जो बहुत शर्मनाक है हम सबके लिए। इस एक प्लांट की वजह से अगर हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं ये सब चीज बदलने के लिए। और मैं एक प्लांट की बात कर रहा हूं, जबकि हमें, अब मैंने आपको बताया कि क्या करना है हमें आने वाले दिनों में। और दोस्तों, ये सिर्फ कोल की बात है। कोल के से लेके जब हम लोग मिथेन, जब कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड इकोनॉमी और बाकी के भी जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स करने हैं, जब करेंगे, तो शायद आपको पता नहीं कि जो बात मैं बार बार कहता हूं कि 30% से 35% जीडीपी, या दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो हम लोग कर सकते हैं, किस तरह से हम लोग एक्चुअली नेचुरल पोटेंशियल हमारे पास है, वो आपको नजर आएगा। तो मिलते हैं, करते हैं, और भारत को दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 इकोनॉमी बनाते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। भारत को दुनिया की सबसे नंबर 1 इकोनॉमी बनाते हैं श्याम सर। ये सपना हकीकत में बनाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं और उनके साथ है। गुड मॉर्निंग एमसीएल इंडिया परिवार, और एक शुक्रवार और हमारे एंटरप्रेन्योरशिप दिमाग पे श्याम सर का जोरदार पहाड़। जी हाँ, रिवोल्यूशन बिगिन सेशन 4 में आज हमारा दिमाग और खुल गया, और ऐसा विजन आज डॉक्टर श्याम सर ने हमें दिया। जी हाँ, कोयला काला है, इसने धरती को मार डाला है, हम सब ये बदलेंगे। एमसीएल ने दुनिया को यही बोला है। थैंक यू वेरी मच श्याम सर, एंड थैंक यू पाची मैडम। थैंक यू ऑल चैनल पार्टनर्स, एमबीपी ओनर्स, एमपीओस और एमबीएस, बीडीएस, सीनियर बीडीएस, प्राइम बीडीएस, एंड all who believes in MCL vision directly, indirectly. आप सब